हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। यस, इसको क्विकली कंफर्म कर देंगे। आई विल बी एबल टू स्टार्ट। यस, कर दीजिए कंफर्म योर ऑडियो योर वीडियो इज ओके, ताकि हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की इस क्लास को शुरू करें। जो मॉड्यूल बी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 में बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर से रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, कर दीजिए क्विकली कंफर्म योर ऑडियो योर वीडियो इज ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो बिजनेस फैसिलिटेटर और कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल में हम बात करेंगे रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व हैं जब हम फैसिलिटेटर्स को या कॉरस्पॉन्डेंट्स को एंगेज करते हैं। So which risk is involved? So engaging business facilitators or business correspondents carries 3 type of risk. 3 तरह के रिस्क ये कैरी करता है। So it carries 3 type of risk. One risk is reputational risk. Second is the legal risk. थर्ड इज ऑपरेशनल रिस्क। 3 तरह के रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं। रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है? रेपुटेशनल रिस्क या रेपुटेशनल रिस्क सो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर उनका क्वालिटी पुअर हुआ, उन सर्विसेज का, तो उस केस में जो हमारा परसेप्शन बनेगा मार्केट के अंदर, बिकॉज परसेप्शन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का नहीं बनना है, बैंक का परसेप्शन बनना है। सो बैंक का परसेप्शन जो पुअर रहेगा तो उसको हम कहते हैं रेपुटेशन रिस्क। हमारे रेपुटेशन के कारण हमें बिजनेस मिलता है, लेकिन अगर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो क्वालिटी ऑफ सर्विस पुअर प्रोवाइड करेगा तो उससे हमारा जो परसेप्शन है वो नेगेटिव होगा और उससे हमें लॉस होगा, तो उसको हम कहते हैं रेपुटेशनल लॉस। सेकंड, देयर कुड बी लीगल रिस्क। अगर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट डॉक्यूमेंटेशन को अकॉर्डिंग टू लॉ पूरा नहीं करता, देन वी कैन फेस ए सिचुएशन जहां पे कोर्ट में कल को हमें अगर जाना हो तो वी मे फेल गोइंग टू कोर्ट। कोर्ट में हम अपनी रेमेडी को, हम अपने राइट को अगर एनफोर्स ना करवा सके तो उस प्रकार की सिचुएशन को हम कहते हैं लीगल रिस्क। और ऑपरेशनल रिस्क क्या है? सो ऑपरेशनल रिस्क ब्रॉडली ये रहेगा नॉन कंप्लायंस का रिस्क। नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय बीएफ और बीसी। तो अगर वो नॉन कंप्लायंस करता है तो जो रेगुलेटर्स हैं तो वो बैंक को पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। सो दे कैन इंपोज पेनल्टी ऑन द बैंक। तो इस प्रकार की सिचुएशन को हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क।
तो जब भी हम BCBF सर्विसेज को यूज करते हैं तो वी आर एक्सपोज्ड टू रेपुटेशनल रिस्क, वी आर एक्सपोज्ड टू legal risk, and we are exposed to operational risk. Now terms and conditions जो हम अरेंजमेंट करेंगे विद बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक इन टर्म्स एंड कंडीशंस में जो बोर्ड के द्वारा अप्रूव होंगी, पहले तो जितनी भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ये बैंक का बोर्ड अप्रूव करेगा. सो दिस शुड बी बोर्ड अप्रूव्ड टर्म्स एंड कंडीशंस. और इन टर्म्स एंड कंडीशंस में कमीशन या फी इसके प्रोविजन क्या होंगे? सो बैंक विल पे रीजनेबल कमीशन, रीजनेबल फी टू दीज पर्सन्स एंड दे कैन नॉट चार्ज फी फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली. सो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स या बिजनेस फैसिलिटेटर कस्टमर से डायरेक्टली फी चार्ज नहीं करेंगे. सो फी उनको बैंक पे करेंगे एंड फी जो है इट शुड बी रीजनेबल फी, ना ये ज्यादा होनी चाहिए ना ये कम होनी चाहिए. सो इट शुड बी corresponding to the effort made by them. Then adoption of technology. Adopting technology. So जो टेक्नोलॉजी बैंक्स यूज करेंगे सो दैट शुड बी ICT डिवाइसेस. ITC डिवाइसेस, ITC डिवाइसेस हमारे कौन से हैं? सो हैंड हेल्ड डिवाइस या मोबाइल फोन जिसको लिंक किया जाएगा बैंक के CBS के साथ. तो दे विल बी होल्डिंग सम हैंड हेल्ड डिवाइस और मोबाइल फोन विच विल बी लिंक्ड टू CBS. तो इसके थ्रू ही वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे बिकॉज ये सिक्योर भी हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं. तो इन ट्रांजेक्शन्स के दो बेनिफिट हैं. सो वन, दीज ट्रांजेक्शन्स आर कंडक्टेड इन ए सिक्योर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट एंड सेकेंडली ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं. इनका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम आता है पर ट्रांजेक्शन. देन रिस्क मिटिगेटिंग मेजर्स, रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जाए उसके लिए क्या करना होगा? रिस्क मिटिगेशन या रिस्क मिटिगेटिंग. तो मिटिगेटिंग होता है रिस्क को रिड्यूस करना. लिमिट ऑन कैश होल्डिंग, जो BC या BF कैश होल्डिंग का काम करेंगे उसके ऊपर सीलिंग इंपोज करना. So limit on cash holding, limit on individual customer payments or receipts. So overall cash holding और पर कस्टमर जो पेमेंट और रिसीट का सीलिंग है वो इम्पोज करना, क्योंकि जो बिजनेस कॉरस्पोंडेंट्स हैं इन पर्टिकुलर तो वो कैश हैंडलिंग का काम भी करते हैं. सो दिस कंडीशन इज मोर रेलेवेंट जो मेजर है in case of business correspondents. Cash collective will be acknowledged by receipt on behalf of the bank. तो जो भी कैश कलेक्ट किया जाएगा उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, उसका रिसीट दिया जाएगा एंड रिसीट विल बी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक बिकॉज बिजनेस कॉरस्पोंडेंट बैंक के लिए काम कर रहे हैं. So this receipt will be issued on behalf of the bank. Then
Periodic block level meetings will be held with members of the public, business correspondents operating in the area and a linked branch manager. तो ये मीटिंग्स की जाएंगी ब्लॉक लेवल के ऊपर जिसमें 3 तरह के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो पब्लिक के लोग होंगे, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स होंगे और जो लिंक्ड ब्रांचेस हैं उनके मैनेजर्स होंगे। सो दिस मीटिंग इज टू टेक प्लेस एट ब्लॉक लेवल और ये पीरियडिकली करना है। और ये सारे मेजर्स रिस्क को रिड्यूस करने के मेजर्स हैं, रिस्क मिटिगेटिंग मेजर्स हैं। अगर कंपनी हमने एंगेज की है, एक कंपनी एंगेज्ड एज बीसी बाय मोर देन वन बैंक, then customer database and account details of both should be kept separate. So sometime क्या होता है कि बैंक्स किसी कंपनी को एंगेज कर लेते हैं और वो कंपनी बैंक ए बैंक बी दोनों के लिए बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का काम कर रही हो सकती है। अगर ऐसा है तो उस केस में ये इंश्योर करना होगा कि जो डेटाबेस है रिस्पेक्टिव बैंक का और अकाउंट डिटेल्स हैं रिस्पेक्टिव बैंक्स की, तो उनको सेपरेट मेंटेन करना होगा। तो डेटाबेस एंड अकाउंट डिटेल्स ऑफ ऑल द बैंक्स, बोथ द बैंक्स, सो दैट शुड बी केप्ट सेपरेट, उसको सेपरेट रखना होगा। अब यहां तक मुझे बता दीजिए आपका किसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन सो फार? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए और अदरवाइज कंफर्म कर दीजिए नो क्वेश्चन, एनक्यू टाइप कर दीजिए, डू इट क्विकली। तो एनक्यू आपका कंफर्मेशन है मेरे लिए। नो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो कर दीजिए क्विकली। यस, डू इट क्विकली। ऑल ऑफ यू। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट। अल्ट्रा होता है बहुत ज्यादा, तो अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस। अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस क्या होती हैं, ये क्या फंक्शंस देती हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है? अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस अभी सभी स्टूडेंट्स ने कंफर्म नहीं किया है एनक्यू टाइप करके। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि क्विकली कंफर्म कर दीजिए ताकि हम अगले पार्ट को कवर करें। सो सभी स्टूडेंट्स एनक्यू टाइप कर देंगे। सो बैंक्स कैन एस्टैब्लिश आउटलेट्स इन रूरल सेंटर्स फ्रॉम विच बीसीज में ऑपरेट। तो बैंक इस प्रकार के आउटलेट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहां से बीसीज ऑपरेट करेंगे और इस प्रकार के आउटलेट्स को हम कहेंगे यूएसबी, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस। सो दिस मीन्स ये जो अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस क्रिएट की जाएंगी तो दे विल बी टू हेल्प द बीसीज टू ऑपरेट। These are low cost simple brick and mortar structures। तो ये लो कॉस्ट के स्ट्रक्चर्स हैं और ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर्स हैं। सो ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर्स का मीनिंग होता है कि फिजिकली एग्जिस्ट करना, यानी ये फिजिकली ब्रांचेस एग्जिस्ट करेंगी तो उसको हम कहते हैं ब्रिक एंड मोर्टार। USB outlet is under oversight of the base branch।
तो बेस ब्रांच के अंडर ये ऑपरेट करेगा और ये बेस ब्रांच और बीसी लोकेशंस के बीच में एक लिंक का काम करेगा ताकि 8 to 10 बीसी यूनिट्स को जो विद इन डिस्टेंस ऑफ 3-4 किलोमीटर्स हों तो उसका लिंक हो जाएगा बेस ब्रांच के साथ। यानी यहां पे हमारी बेस ब्रांच है, इसके इर्द गिर्द अराउंड दिस देयर आर बीसीज, डिफरेंट बीसीज हैं विद इन डिस्टेंस ऑफ 3-4 किलोमीटर्स। तो इनके लिए ये सुविधा अलाउ की जाएगी, इनके लिए ये सुविधा क्रिएट की जा रही है। तो पर्पस है इसकी इफेक्टिवनेस को, बीसी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना। अब यूएसबी अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस को मैनेज कौन करेगा? तो फुल टाइम बैंक ऑफिसर और एम्प्लॉय इनको मैनेज करेगा। फुल टाइम बैंक ऑफिसर और फुल टाइम बैंक एम्प्लॉय इसको मैनेज करेगा। So these are treated as independent banking outlets और part time banking outlets। इनको independent bank time outlet या part time bank outlet treat किया जाएगा। So these are treated as independent banking outlets, banking branches और part time banking outlets। So I hope this concept of ultra branch, ultra small branch is also very clear to all of you। तो अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके मुझे कंफर्म कर देना, मैं आगे चलता हूं। अब बीएफ और बीसी में अगर कस्टमर को किसी प्रकार के कंप्लेंट्स हैं तो उन कंप्लेंट्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, यानी कस्टमर के जो ग्रीवांसेस हैं, उसकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनको रिड्रेस कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड रूल्स क्या क्या हैं। सो रिड्रेसल ऑफ कस्टमर ग्रीवांसेस। सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास के साथ और आप क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके कंफर्मेशन ऐड कर देना। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस बैंकों के पास ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी होनी चाहिए। तो बैंक्स मस्ट हैव ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी और ये डेडिकेटेड होनी चाहिए टूवर्ड्स कंप्लेंट्स अबाउट सर्विसेज गिवन बाय द बीसीज और बीएफ। तो ये एक सेपरेट मशीनरी होनी चाहिए, डेडिकेटेड, जिसमें बीसी या बीएफ से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवांसेस हैं, उन्हीं को इसमें एंटरटेन किया जाएगा। सो मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत थोड़े स्टूडेंट्स ने कंफर्मेशन ऐड किया है दैट दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। मेरा रिक्वेस्ट है बाकी सभी से भी वो कंफर्मेशन ऐड कर देंगे। इफ ए कंप्लेंट डज नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स, अगर कस्टमर ने कंप्लेंट किया लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है बैंक से विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम डेट ऑफ लॉजिंग द कंप्लेंट, तो कस्टमर फ्री होगा टू अप्रोच बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवांसेस। तो बैंक के अगेंस्ट जब ये कंप्लेंट होता है तो ये टाइम पीरियड 30 days का होता है कि अगर कस्टमर को रिप्लाई नहीं मिलता, कस्टमर का इशू रिड्रेस नहीं होता 30 days तक भी, तो वो ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। लेकिन बीसीस के केस में ये पीरियड 60 days का है। सो दिस पीरियड इज ऑफ 60 days।
चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। अब हम इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू आर रेडी टू डिस्कस द क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस के इस सिलसिले को शुरू करते हैं। जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, हु आर एलिजिबल एंटिटीज फॉर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल में कौन कौन एलिजिबल एंटिटीज हैं? इंडिविजुअल्स, NGOs and microfinance institutions, commercial banks, and ये सारे के सारे ही who is eligible to be appointed as business correspondent। तो कौन कौन एलिजिबल हैं बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बनने के लिए? तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। Who is eligible to be appointed as business correspondent? Yes, what is answer to question number 1? अपने टेक्स्ट को रेफर करके भी आप आंसर दे सकते हैं। सो मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए। व्हाट विल बी योर आंसर? हु इज एलिजिबल फॉर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल? एलिजिबल एंटिटीज कौन सी हैं? सो ये एंटिटीज सारे के सारे ही हैं, लेकिन सारे के सारे आंसर तो गलत है क्योंकि कमर्शियल बैंक अपॉइंट नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा A एंड B को मिला करके। तो अगर हम यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव A एंड B ओनली ये कर देते हैं तो फिर हमारा आंसर D बन जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा A एंड B ये लोग एलिजिबल हैं, बैंक्स एलिजिबल नहीं होते। हु कैन एंगेज नॉन डिपॉजिट टेकिंग रजिस्टर्ड NBFCs एज बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट? तो कौन एंगेज कर सकते हैं NBFC NDs को? कमर्शियल बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो कौन एंगेज कर सकते हैं इनको? हु कैन एंगेज एज बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स? सो कमर्शियल बैंक्स इनको एंगेज करते हैं एज बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स की जो एक्टिविटीज का स्कोप क्या है? व्हाट इज द स्कोप? तो डिसबर्सल ऑफ लार्ज वैल्यू क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ लार्ज वैल्यू डिपॉजिट्स, dispersal of large value credit and collection of large value remittances। तो इनका स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या रहता है? क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या रहता है? So what is the scope of activities of business correspondents? सो डिसबर्सल ऑफ स्मॉल वैल्यू लोन्स, स्मॉल वैल्यू के जो लोन्स हैं उनको डिसबर्स करना। व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद एंगेजिंग बिजनेस फैसिलिटेटर्स और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। लीगल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल, लीगल एंड ऑपरेशनल रिस्क। सो लीगल रिस्क ओनली, ऑपरेशनल रिस्क ओनली, रेपुटेशनल, लीगल और ऑपरेशनल रिस्क, या कोई रिस्क नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, सो व्हाट विल बी क्वेश्चन नंबर 4?
आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, मैं एक पॉइंट को चेक कर रहा हूं। यस, आई एम वेरी मच देयर नाउ। सो कौन कौन सा रिस्क एसोसिएटेड है? यस, हमने किया था इसको अभी। तो रेपुटेशनल रिस्क, लीगल रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, तो ये तीनों ही रिस्क रेलेवेंट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 5। So can business correspondents and business facilitator charge fee from the customer directly? क्या कस्टमर से डायरेक्टली फी ले सकते हैं? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यस, नो, तो आंसर है नो। तो कस्टमर से डायरेक्टली फीस ये चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। What technology should be used for transactions by business facilitators or business correspondents? कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करना है इस पर्पस के लिए? पेन एंड पेपर टेक्नोलॉजी, आईसीटी डिवाइसेस लाइक लिंक्ड टू सीबीएस ऑफ द बैंक, ईमेल्स, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको डायरेक्टली आंसर कर दीजिए। व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी रहती है? तो ये टेक्नोलॉजी है आईसीटी डिवाइसेस। तो जो सीबीएस के साथ लिंक रहते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करना है। व्हाट आर द रिस्क मिटिगेटिंग मेजर्स फॉर बीसीस और बीएफ? रिस्क मिटिगेटिंग मेजर्स क्या क्या हैं, स्टेप्स क्या है रिस्क मिटिगेशन के? नो लिमिट ऑन कैश होल्डिंग, नो नीड टू एक्नॉलेज कैश कलेक्टेड, नो नीड फॉर पीरियडिक मीटिंग ऑफ द बैंक विद मैनेजर्स, limit on cash holding, individual customer payments and receipts, and periodical block level meetings। तो रिस्क मिटिगेटिंग मेजर्स इनमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए व्हाट इज द आंसर? यस, आंसर विल बी डी आंसर। कैश होल्डिंग के ऊपर लिमिट रखना, इंडिविजुअल एंड कस्टमर पेमेंट्स और उनके ऊपर रिसीट्स के ऊपर लिमिट रखना, और periodically मीटिंग्स होल्ड करना। कैन ए कंपनी एंगेज्ड एज बीसी बाय मोर देन वन बैंक कीप कस्टमर डेटाबेस अकाउंट डिटेल्स ऑफ बोथ बैंक्स टुगेदर? क्या कोई कंपनी जिसको बीसी, एक से ज्यादा बैंकों ने एंगेज किया है, क्या वो बैंक डेटा जो है, डेटाबेस और अकाउंट डिटेल्स कॉमन रख सकते हैं? yes or no? so it cannot be common, it has to be separate, इसके सेपरेट ही रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमारे जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, वो लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर देंगे। डू इट क्विकली। और एक बार मैं फिर से स्टूडेंट को रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि अब वो टाइम आपका आ चुका है जब आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस साथ साथ में कर देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करके आपके जो फंडास हैं उनमें क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो इमीडिएटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक जहां पे भी वो अवेलेबल हो उसको यूज करना शुरू कर लेना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज के सेशन के साथ जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज ओपन रहता है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है। इस फोन नंबर को अब आपने यूज नहीं करना बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। इसके अलावा हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है। हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स में भी आप अपना मैसेज डाल सकते हो अगर वो रिलेट करता है किसी प्रोडक्ट को लेकर के। लेकिन आज के लेसन को रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको आपने क्वेश्चन बैंक में ही टाइप करना है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो वी कंटिन्यू डिस्कशन of such topics in future also. Thank you friends, all the best.